नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 3 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, कनिकरण केरल और तमिलनाडु में पाया जाने वाला एक आदिवासी समूह है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये भाग केरल है, ये तमिलनाडु। तो इन दोनों राज्यों में यह समूह पाया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, वे केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत के जंगलों में रहते हैं। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में तिरुवनंतपुरम, यहां पर है तिरुवनंतपुरम, और कोल्लम तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में जंगलों में या जंगलों के पास रहने वाले क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। और दोस्तों, यह केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, न कि नीलगिरी पर्वत। तीसरा कथन है, कनिक्कर नृत्यम समूह नृत्य का एक रूप है जिसे ग्रामीण अर्पण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि कनिक्कर नृत्यम समूह नृत्य का एक रूप है जिसमें ग्रामीण प्रसाद के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। कनिक्कर अर्थ घुमंतु भी हैं, जो बांस और नरकट की अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और ये आमतौर पर पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। पहले ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का अभ्यास करते थे, यानी स्थानांतरणशील खेती भी यह इसका अभ्यास करते थे, लेकिन बाद में जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, यह समुदाय गौड़ वनोपाज, विशेष रूप से ये लोग शहद इकट्ठा करते हैं और इसे टोकरियों में डालते हैं। तो इस तरह से यह हमारे देश की, यह कह सकते हैं कि यह आदिवासी समूह भारत में देखा जाए तो यह आदिम समूह कहा जाता है, इसे वनवासी समूह कहा जाता है, और यह सबसे पिछड़ी जातियां होती हैं। तो इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारत सरकार, हमारे संविधान में इनके लिए अलग से व्यवस्था दी गई है। संविधान की अनुसूची 5 और 6 में जनजातियों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। इनके लिए आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत में 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। नीलगिरी में आप लोगों को बता चुका हूं, टोडा जनजाति पाई जाती है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति पाई जाती है। तो केरल में पौनियान पाई जाती है, इरुला, कुरुम्बा, ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह तमिलनाडु में टोडा, कोटा, बड़गा और कनिक्कर के बारे में तो सुना ही है। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण चारों तरफ जनजाति समूह पाया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार में हम लोग बात करें तो वहां जारवा, शोम्पेन, सैंटिल, ओंगे, बोमा, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, आपतानी, मिनियोंग, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। वही उत्तराखंड की बात की जाए तो थारू, भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, माहीगीर, यह सब जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो इसी तरह से नागालैंड में अंगामी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में गद्दी और बकरवाल पाई जाती है। तो इस तरह से भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजातीय समूह पाया जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे, उत्तर इसका होगा सी, यानी 1 और 3। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, इसे जरूर देखेंगे और यहां पर हमने कुछ पॉइंट दिए हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक समृद्ध गांवों का निर्माण करना, या सीमावर्ती गांवों में विकास और संचार को बढ़ावा देना, या कृषि में बाधाओं को दूर करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, या नवाचार की भावना पैदा करने के लिए वैज्ञानिक जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा सीमावर्ती गांवों में विकास और संचार का बढ़ावा देना। यानी हमारे सीमावर्ती गांवों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा, खासकर जो चीन से सटे हुए गांव हैं, खासकर जो पाकिस्तान से सटे हुए गांव हैं, तो उन्हीं के लिए यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में चर्चा की गई थी। और खासकर 2022 के बजट भाषण में हमारे देश की वित्त मंत्री ने इस प्रोग्राम की घोषणा की चर्चा की थी। तो इस कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है।
जो अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं। और दोस्तों इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के सीधे घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए समर्थन शामिल करना है। तो इसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश विशेष रूप से लाइन एक्चुअल कंट्रोल। वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच पाकिस्तान से ज्यादा देखा जाए तो तनाव बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में इन गांवों को कनेक्ट करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का सुचारू ढंग से प्रयोग किया जाए। ऐसे में गृह मंत्री ने कहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से इन क्षेत्रों में LAC और LOC इन क्षेत्रों में भी दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात की गई है। उन्होंने सेनाओं से भी बात किया इस संदर्भ में। इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं द एडिटोरियल में आया हुआ है द हिंदू में, और यहाँ हमने इस पॉइंट को दिया भी है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सरकार ने निम्नलिखित प्रावधानों के तहत ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें क्या होगा? गैम्बलिंग की रोकथाम अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 या भारतीय दंड संहिता या लॉटरी अधिनियम। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021। यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया 2021 के दायरे में लाने के लिए एक संशोधन को प्रस्ताव दिया है। और दोस्तों यह मॉडल IT नियमों के तहत से डिजिटल समाचार साइटों और स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए लागू नियमों के समान है। और इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर नीति का जो प्रस्ताव है, सट्टेबाजी की अनुमति एकदम नहीं होगी। अगर आप मैच के नतीजे पर दांव लगाते हैं तो यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यह पॉइंट को जोड़ा गया है। यह द हिंदू में आई हुई खबर है। यानी ऑनलाइन गेम मस्ट रजिस्टर विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से ड्राफ्ट रूल। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि इफ यू बेट ऑन द आउटकम ऑफ द गेम इट इज प्रोहिबिटेड, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को और देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। गुणवत्ता अनुसंधान के लिए हाल ही में शुरू की गई स्मार्ट पहल। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्मार्ट पहल, यह ध्यान रखेंगे यह पहल शुरू की गई है आयुर्वेद पर यह केंद्रित होगी। तो यह स्मार्ट का मतलब हुआ S फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुर्वेद के क्षेत्र में केंद्रित होगा। तो उत्तर क्या होगा? C होगा। इससे संबंधित PIB में आई हुई खबर है। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद जो क्रमशः चिकित्सा शिक्षा का नियमन करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन दो प्रमुख संस्थान हैं। इन्होंने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में आयुर्वेद में चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाने की विशिष्ट क्षमता है। और यह भी पाया गया है कि आयुर्वेद शिक्षकों के विशाल समुदाय की अनुसंधान क्षमता का आमतौर पर उपयोग नहीं हो पाता है। अतः स्मार्ट कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर गहरा दीर्घकालिक कायाकल्प प्रभाव पड़ेगा और यह राष्ट्र के लिए एक महान सेवा होगी। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसमें पहला कथन है कि AIIB के 80 से अधिक सदस्य हैं। तो दोस्तों यह कथन सत्य हो जाता है क्योंकि यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अब दुनिया भर में 97 सदस्यों तक बढ़ गया है। तो ऐसे में पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा है AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतर, कनाडा, साइप्रस आदि गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। जबकि इसमें दिया गया है तीसरा कथन, देखिए कि एशिया से बाहर का
कोई सदस्य नहीं है, तो तीसरा भी कथन असत्य हो जाता है। जबकि कनाडा, बताया ही, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं इसके। तो ऐसे में 2-3 गलत हो जाता है, अतः उत्तर केवल 1 होगा। और दोस्तों, यह जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने की एक योजना के साथ है। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में है, यह ध्यान रखिएगा। और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ था। बैंकों के सदस्य अब दुनिया भर में, ध्यान रखेंगे, सिर्फ एशिया के ही नहीं, दुनिया भर में 97 स्वीकृत सदस्यों तक बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिनकी आज 192वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों, और वो है सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले का आज 192वां जयंती मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह जो व्यक्तित्व हैं सावित्री बाई फूले, खासकर छात्राओं एवं युवाओं, उसमें भी क्या, फीमेल युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहेंगी, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य किया। खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह करा दिया गया था। दोस्तों, सावित्री बाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका, प्रथम शिक्षाविद, समाज सुधारक और मराठी लेखक व कवित्री थी। इन्होंने 19वीं सदी में अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्त्री अधिकारों, छुआछूत, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया। और दोस्तों, इनका जन्म 1831 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। दोस्तों, इनका विवाह 10 साल की उम्र में ही ज्योतिराव से हो गया था। जब विवाह हुआ था तब उस समय तक उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी, क्योंकि इनके पिताजी का यही मानना था कि शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। लेकिन उनके पति ज्योतिराव फूले की सोच थी कि दलित और महिलाओं की आत्मनिर्भरता, शोषण से मुक्ति और विकास के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। उन्होंने इसी सोच को जमीनी हकीकत में उतारने की शुरुआत सावित्री बाई फूले को शिक्षित करने की, और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, सावित्री बाई ने ज्योतिबा के साथ मिलकर 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें दबी पिछड़ी जातियों के बच्चे, विशेषकर लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। सावित्री बाई का रोज घर से विद्यालय जाने का सफर काफी मुश्किलों भरा होता था, क्योंकि रास्ते में लोग उनके ऊपर कीचड़, टमाटर, अंडे, गोबर फेंक देते थे। यही कारण है कि वह 2 कपड़े लेकर के जाती थी। और सोचिए, तो इस तरह से सावित्री बाई ने अनेक लेखों और कविताओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाई। 1 जनवरी 1848 से 15 मार्च 1852 तक सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। और उस दौर में ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी पहल पहले किसी ने नहीं किया था। और 1849 में उस्मान शेख के घर में मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए स्कूल खोला। सावित्री बाई अपने विद्यार्थियों से कहा करती थी, कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा कार्य करो। दोस्तों, सावित्री बाई फूले ने स्त्री की दशा सुधारने के लिए 1852 में महिला मंडल और ज्योतिबा के साथ मिलकर 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक या बाल हत्या प्रतिभा गृह, जिसे शिशु हत्या की रोकथाम के लिए घर कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। और दोस्तों, 1855 में मजदूरों के लिए रात्रि पाठशाला खोला गया। विधवाओं के सर मुंडन प्रथा के खिलाफ ये दंपति खड़ा हुआ। इन्होंने अपने घर के भीतर पानी के भंडार को दलित समुदाय के लिए खोल दिया। और 24 सितंबर 1873 को यह ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें इनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा साथ था, यानी सत्य शोधक समाज की। दोस्तों, पुणे में अकाल के दौरान इन्होंने बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। और 1897 की बात है, याद रखेंगे दोस्तों, 1897 की बात है, पुणे में प्लेग फैला हुआ था और भयंकर महामारी का रूप लिया था। तो सावित्री बाई ने अपने दत्तक पुत्र यशवंत की मदद से एक हॉस्पिटल खोला और वह बीमार लोगों के पास जाती, सेवा और देखभाल करती, हॉस्पिटल लाती थी। और इस प्रक्रिया में वो महामारी की चपेट में आ गई। और वह दिन था 10 मार्च 1897, जिसमें इस महामारी के चलते उनका निधन हो गया। दोस्तों, उन्होंने कई कविताएं,
23 साल की उम्र में काव्या फूले पोएट्रीज ब्लॉसम नाम का अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर यानी शूद्र रत्नों का महासागर प्रकाशित किया। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के अधिकार के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी। दोस्तों यही कारण है कि उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले की किताब का नाम क्या था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जारवा एवं शोम्पेन जनजाति कहां पाई जाती है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।